नमस्कार। आज हम एक बहुत जानी पहचानी छुट्टी के उस छुपे हुए इतिहास को खंगालने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही ज्यादा लोग जानते हों। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। सवाल तो बहुत सीधा सा लगता है ना, क्रिसमस भाई ये तो हमेशा से ही है। लेकिन इसका जवाब सदियों और महाद्वीपों में फैला हुआ है। और यकीन मानिए ये उतना सीधा है नहीं जितना हम सब सोचते हैं। जब भी क्रिसमस की शुरुआत की बात होती है ना, तो दो नाम सबसे पहले आते हैं। एक तरफ है एक बहुत ताकतवर रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन और दूसरी तरफ है दुनिया की सबसे बड़ी सोडा कंपनी कोका कोला। पर क्या इनमें से किसी ने वाकई क्रिसमस बनाया था? चलिए पता लगाते हैं। तो एक बहुत कॉमन कहानी ये है कि सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म अपनाने के ठीक बाद सन 325 में अपनी फेमस काउंसिल में 25 दिसंबर को क्रिसमस के तौर पर तय कर दिया। मतलब उन्होंने ही इसे बनाया। लेकिन जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो मामला कुछ और ही निकलता है। देखिए, पुराने दस्तावेज बताते हैं कि क्रिसमस का पहला ज्ञात उत्सव असल में 336 ईस्वी में मनाया गया था। ये कॉन्स्टेंटाइन की उस मशहूर मीटिंग के पूरे 11 साल बाद की बात है। तो ये थ्योरी थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। अच्छा, तो कॉन्स्टेंटाइन नहीं तो फिर कोका कोला? ये किस्सा तो और भी मशहूर है। कई लोग मानते हैं कि आज हम जिस हंसमुख, गोलमटोल और लाल कपड़ों वाले सांता को जानते हैं, वो कोका कोला की एक कमाल की मार्केटिंग ट्रिक थी। लेकिन ये भी पूरा सच नहीं है। हाँ, कोका कोला ने इस इमेज को पूरी दुनिया में फेमस जरूर किया, पर लाल सूट वाले सांता के चित्र तो कोक के विज्ञापनों से दशकों पहले से ही मौजूद थे। तो जाहिर है कहानी में और भी बहुत कुछ है जो हमसे छुपा हुआ है। तो अगर कॉन्स्टेंटाइन या कोका कोला ने नहीं, तो फिर क्रिसमस की जड़ें आखिर हैं कहाँ? जवाब के लिए हमें टाइम मशीन में बैठकर बहुत पीछे जाना होगा, प्राचीन रोम के एक बहुत ही मजेदार और हंगामेदार त्योहार की तरफ। मिलिए सैटर्नेलिया से। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं था, ये एक हफ्ते तक चलने वाली एक जबरदस्त पार्टी थी। देवता सैटर्न के सम्मान में दावतें होती थीं, तोहफे दिए जाते थे और हर तरफ जश्न का माहौल होता था। कुछ सुना सुना सा लग रहा है क्या? सैटर्नेलिया की सबसे दिलचस्प बात ये थी कि इस दौरान सारे सामाजिक नियम उलट दिए जाते थे। जुआ खेलना लीगल हो जाता था, मालिक अपने दासों को खाना परोसते थे। मतलब पूरा सिस्टम उल्टा। ये पूरी तरह से आज़ादी और मौज मस्ती का समय था। चलिए अब जरा टाइम में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 4वीं सदी में। यहाँ हमारी कहानी के दो बिल्कुल अलग अलग हीरो हैं जिनका क्रिसमस की कहानी पर बहुत गहरा असर पड़ा। एक तरफ है सम्राट कॉन्स्टेंटीन, एक बहुत शक्तिशाली और चतुर राजनेता जो एक बड़े साम्राज्य को एक साथ जोड़े रखने की कोशिश कर रहे थे। और दूसरी तरफ मायरा केनिकुलस, एक बहुत ही दरियादिल बिशप जो अपनी नेकी के लिए जाने जाते थे। दोनों एक ही जमाने में थे, पर उनकी विरासतें बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर चली। कॉन्स्टेंटीन की टाइमलाइन को देखें तो साफ पता चलता है कि क्रिसमस मनाना उनकी लिस्ट में कहीं था ही नहीं। उनके सारे कदम पॉलिटिकल थे। उन्होंने सूर्य दिवस को छुट्टी घोषित किया ताकि सूरज को पूजने वाले और ईसाई दोनों खुश रहें। पहला क्रिसमस उत्सव तो उनके राज के बिल्कुल आखिर में जाकर दर्ज। और अगर कोई शक बाकी है तो बस इस सिक्के को देखिए। ये उनके ईसाई बनने के कई साल बाद बनाया गया था। इस पर कौन है? जीसस नहीं, बल्कि सोल इनविक्टस, यानी कभी ना हारने वाला सूर्यदेव। इससे पता चलता है कि कॉन्स्टेंटाइन की नीतियां धर्म से ज्यादा राजनीति के बारे में थीं। तो अब मिलते हैं हमारी कहानी के असली हीरो से, निकोलस। वो कोई कहानी नहीं बल्कि एक असली इंसान थे, आज के तुर्की में एक बिशप। उनकी सबसे मशहूर कहानी ये है कि कैसे उन्होंने चुपके से एक गरीब पिता को दहेज के लिए सोना दिया। उन्होंने सोने की थैलियां खिड़की से अंदर फेंकी जो इत्तेफाक से आग के पास सूख रहे जूतों में जा गिरी। देखिए, चुपके से तोहफे देना, जूते, ये बातें आगे चल के बहुत जरूरी हो जाती हैं। निकोलस की मौत के बाद उनकी कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि ये तो बस शुरुआत थी। उनकी कहानी पूरे यूरोप में फैली और हर देश में इसने एक नया दिलचस्प रूप ले लिया। तो देखिए ये बदलाव कैसे हुआ। एक असली इंसान निकोलस एक संत बन गए, बच्चों के प्यारे संत। उनकी कहानी घर घर में फेमस हो गई और फिर नीदरलैंड में उन्होंने एक नया नाम और रूप लिया, सिंटरक्लास, एक प्यारे से बुजुर्ग जो 5 दिसंबर को बच्चों के लिए तोहफे लाते थे।
अब हमारी कहानी अटलांटिक महासागर पार करके अमेरिका पहुंचती है, जहां सिंटरक्लास का फाइनल मेकओवर होता है और वो बन जाते हैं आज के सांता, जिसे हम सब जानते हैं। जब डच लोग न्यू एम्स्टर्डम यानी आज के न्यूयॉर्क शहर में आकर बसे, तो वो अपने साथ सिंटरक्लास की परंपरा भी ले आए और धीरे धीरे अंग्रेजी बोलने वालों के बीच उनका डच नाम सिंटरक्लास बोलते बोलते सांता क्लॉज बन गया। यहाँ से सांता को एक पूरी टीम ने मिलकर गढ़ा। 1823 की एक कविता ने हमें उनकी स्लेज और उड़ने वाले 12 सिंगे दिए। फिर एक चित्रकार थॉमस नास्ट ने उन्हें नॉर्थ पोल में एक वर्कशॉप और अच्छे बुरे बच्चों की एक लिस्ट थमा दी। और आखिर में कोका कोला ने अपने विज्ञापनों से उस गर्मजोशी से भरे दोस्ताना सांता की इमेज को हमेशा के लिए पक्का कर दिया, जिसे आज पूरी दुनिया पहचानती है। और यहीं आकर बात थोड़ी गहरी हो जाती है। ये सोचना थोड़ा अजीब है ना, कि बच्चों के लिए इतना प्यारा और जादुई किरदार काफी हद तक एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी के मार्केटिंग अभियान से बना है। तो जब हम इन सभी अलग अलग धागों को एक साथ मिलाते हैं, तो हमें आज का क्रिसमस मिलता है। इसमें प्राचीन रोमन पार्टियों का शोर है, एक नेक संत की उदारता है, यूरोप की लोक कथाओं का जादू है, अमेरिकी कविता की कल्पना है, और हाँ, कॉर्पोरेट ब्रांडिंग का एक बहुत बड़ा हाथ